डिफेक्टिव है। जब ये किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो ये क्या हो जाएंगे, डिफेक्टिव, और ये तुरंत डिफेक्टिव हो जाएंगे, ये काम करना बंद कर देंगे और एंटीजन यहाँ आएगा और यहाँ इन्फेक्शन क्रिएट करने में उसको सक्सेस मिलेगा। कौन कौन से कारण हैं कि इनको फेल करा देते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले डिस्कशन हम लोग करते हैं नेजल हेयर पे। बहुत बार क्या होता है, कफ सेंटर कहां पर है, मेडुला ऑब्लांगाटा, कफिंग सेंटर कहां पर है, ब्रेन में। ओके, मेडुला ऑब्लांगाटा कफिंग सेंटर है। बहुत बार क्या होता है कि कफ सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है और अब अगर कफ उस कराने का काम मेडुला ऑब्लांगाटा करता है तो कफिंग रिफ्लेक्स को रोकने का काम भी मेडुला ऑब्लांगाटा ही करता है कि जब जरूरत ना पड़े तो कफिंग सिस्टम रुक जाए। अब कफ जनरेट करना और कफ रिफ्लेक्स को रोकना दोनों का काम हो जाता है सेंटर का, मेडुला ऑब्लांगाटा, मतलब ब्रेन इन्वॉल्व है वहाँ, ब्रेन का। अगर कोई परिस्थिति ऐसी हो जहां पर ब्रेन सो रहा हो तो हो सकता है जरूरत पे कफ आए ना, और हो सकता है कफ अगर आ रहा है तो जरूरत खत्म होने पर बंद ना हो, रिफ्लेक्स, दोनों हो सकता है। मतलब नर्वस सिस्टम वहां पर सो रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब ऐसे में ऐसा कब कब होता है, लॉस ऑफ, आप इसका नाम रख सकते हैं लॉस ऑफ सपरेशन ऑफ कफ रिफ्लेक्स या लॉस ऑफ सपरेशन एंड या और जनरेशन ऑफ कफ रिफ्लेक्स। ये कब कब होता है, पेशेंट जब कोमा में हो, टैस्ट करके लिख लेना, पेशेंट जब कोमेटस हो, मतलब नर्वस सिस्टम सो रहा हो, तो पता नहीं चलता है कब खांसना है, और अगर खांसी शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी, कफ रिफ्लेक्स बैलेंस नहीं हो पाता है, कोमा में हो। या बहुत बार जनरल एनास्थीसिया दिया गया। आप जानते हो एनास्थीसिया दो टाइप का होता है, एक होता है लोकल एनास्थीसिया, एक होता है जनरल एनास्थीसिया। लोकल एनास्थीसिया होता है कि स्पेशली जहां एक लोकल एरिया पर पिंच किया गया, जैसे अगर कहीं हमें फोड़ा हटाना है, उसको ऑपरेट करना है, तो हम लोग लोकली एनास्थीसिया दे देते हैं। या कहीं सुचरिंग करनी है थोड़ा बहुत, तो हम लोग लोकल एनास्थीसिया दे देते हैं। लेकिन जनरल एनास्थीसिया मतलब कि पूरे उस स्पाइनल रूट को खत्म कर दिया जाए, स्पाइनल कॉर्ड में लगेगा और उस रूट पे लगाया जाता है जहाँ की नर्व ब्लॉक करनी हो, तो पूरा का पूरा रूट खत्म हो जाए। तो अगर ऐसा एनास्थीसिया दिया गया हो जो जनरल एनास्थीसिया हो, उसमें दिमाग को सुला दिया जाता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जनरल एनास्थीसिया हम लोग वहां यूज करते हैं। दूसरा, सप्रेशन ऑफ कफ रिफ्लेक्स में कोमा, जनरल एनास्थीसिया, या कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जहां पर दिमाग की बीमारी हो, दिमाग के नर्व नॉर्मल ना रह गए हों, दिमाग के नर्व नॉर्मल ना रह गए हों, और अगर दिमाग के नर्व पैथोलॉजिकल होंगे, दिमाग के नर्व काम नहीं करेंगे तो भी ठीक से काम नहीं हो पाएगा, दिमाग सो रहा होता है। तो 3-4 कंडीशन, और या फिर कोई ड्रग्स ऐसे लिया जा रहा हो। प्लीज मुझे पहले सुन लीजिए, आप लोग आपस में डॉक्टरी बाद में छाड़ लेना, पहले पैथोलॉजी सुन लीजिए, हम लोग बाद में ये सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत रिलीवेंट चीजें हैं। तो कोमा, जनरल एनास्थीसिया, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, आप समझ भी नहीं पाएंगे किसी में कि निमोनिया क्यों हो रहा है, और वो आपके आगे से निकल जाएगा ऊपर और आप एंटीबायोटिक चलाते रह जाएंगे। मेरी बात अच्छे से सुनिए। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारियां हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, जैसे पार्किंसोनिज्म, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जहां पर नर्व और मसल आपस में
काम करना, ज्वाइंट होना बंद हो जाते हैं। और कफ रिफ्लेक्स के लिए मसल्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तब कफ रिफ्लेक्स होता है। तो अगर कोई ऐसी हिस्ट्री मिलती है और उसको निमोनिया बार बार हो रहा है किसी को, तो हम लोग एक बार न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की भी हिस्ट्री ले सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है। कुछ दवाइयाँ ऐसी चलती हैं जो आपके ब्रेन को सुला देती हैं, आपके ब्रेन को सप्रेस रखती हैं। या बहुत बार किसी को ड्रग्स लिख लेना, ड्रग्स कॉज होते हैं। या बहुत बार चेस्ट पेन हो किसी को, तो वो खांसने में वो खांसने से डरता है कि यदि खांसेंगे तो चेस्ट में दर्द होगा। जैसे लंग एब्सेस हो जाए किसी को, प्लूरिसी हो किसी को, प्लूराइटिस। तो जब प्लूराइटिस में खांसते हैं तो आपस में प्लूरा रब होती है और बहुत दर्द होता है। तो पेशेंट खांसता है तो उसको जैसे खांसी का रिफ्लेक्स आएगा और रोक लेता है कि भी बहुत दर्द होगा, और वो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही रुक जाता है कि अभी बहुत दर्द होगा। तो वो खांसने चलेगा कुछ ऐसा कि यहाँ चोट ना आए, यहाँ रबिंग ना होने पाए, बहुत कम प्रेशर से खांसी हो जाए, लेकिन इतने से जो निकलना है स्पुटम वो निकल नहीं पा रहा है, तो भी बैक्टीरिया को रुकने का वहाँ टाइम मिल जाता है। तो ये सारा फेल्यूर क्या है? ये है कफ रिफ्लेक्स का फेल्यूर। ये क्या है? कफ रिफ्लेक्स का फेल्यूर है। और दूसरा म्यूकोसिलियरी एस्कलरेटर सिस्टम फेल्यूर। दूसरा म्यूकोसिलियरी एस्कलरेटर सिस्टम का फेल्यूर। ये कहाँ कहाँ होता है? स्मोकर्स में। जब आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जैसे हम लोग सीओपीडी में पढ़ रहे थे कि उनकी सिलिया और उनके गॉबलेट सेल इरिटेट हो जाते हैं, तो वैसे यहाँ भी होता है। उन जो स्मोक जाता है, जो धुआं जाता है, जो कार्बन जाता है, वो धीरे धीरे सिलिया को खत्म कर देता है, जला देता है। और जो गॉबलेट सेल्स हैं वो इरिटेट होकर वहाँ म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा कर देते हैं, और वो इतना कर देंगे कि सिलिया उसमें डूब जाएगी। तो सिलिया डिसफंक्शनाइज हो जाती है, तो बाहर नहीं जा पाएगा ऑर्गेनिज्म। और अगर बाहर नहीं जा पाएगा तो ऑर्गेनिज्म को वहाँ रुकने का टाइम मिल जाएगा, और वो कॉलोनाइजेशन अपने आप को करेंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग करेंगे, अपना नंबर बढ़ा लेंगे। और अगर नंबर बढ़ा देंगे तो इन्फेक्शन होने के, अब वो वायरुलेंट हो गए। अगर उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा दी तो वायरुलेंट हो गए। तो पहला स्मोकिंग। दूसरा, बहुत बार आप किसी फैक्ट्री में या कहीं ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर कोरोसिव गैसेज निकलती हैं। कोरोसिव मतलब जो खुड़चने वाली गैसेज, जो सेल्स को खुड़च कर उसको उसमें घाव कर दें। कोरोसिव पॉइजन होते हैं जो ऊपर के सेल को खुड़च दें। तो ऐसे कोरोसिव गैसेज हैं, खासकर हम इसको टॉक्सिक गैसेज कह सकते हैं। वहाँ पर भी जैसे स्मोक, जैसे सिगरेट असर करता है शरीर को, एल्वियोला क्लियरेंस सिस्टम को, ऐसे ही वहाँ पर जो कोरोसिव गैसेज हैं वो इफेक्ट करती हैं। और या फिर किसी को वायरल डिजीज हो बार बार, और वायरस की वजह से जो सिस्टम है, जो एल्वियोला है, जो क्लियरिंग सिस्टम है, म्यूको एस्केलरेटरी सिस्टम, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वायरल डिजीजेज हो, वो डिसफंक्शनाइज हो जाती है। और भी या तो जेनेटिक हो किसी को, जेनेटिक में एक बीमारी है इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम। इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम। इमोटाइल मतलब मोटाइल ना हो, मोटाइल मतलब गतिवान। ये जेनेटिक है। बहुत सारे लोगों में सिलिया ज़्यादा मोटाइल होती ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम होता हो, ये जेनेटिक है। तो जेनेटिक पास आउट हो जाए कि सिलिया मोटाइल ना हो, तो इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम में हो जाता है। बहुत बार आपका जो फैगोसाइटोसिस सिस्टम है, अब बात करते हैं मैक्रोफेज।
इस पूरी कहानी में जो ऊपर के 2 पॉइंट बताए गए, ये चाहे नेजल सिस्टम फेल हो रहा हो या म्यूकोसिलरी एस्कलरेटर सिस्टम फेल रहा हो, इन दोनों के फेलियर का रिजल्ट क्या होगा। हम लोग थर्ड पर अभी नहीं आए हैं, आप 2 में बताइए कि अगर नेजल सिस्टम फेल हो जाए और म्यूकोसिलरी एस्कलरेटर सिस्टम फेल हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा आगे। जी हाँ, फॉरेन बॉडी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंट्री कर जाएगा आपके एल्वियोलर पॉइंट पे, फंक्शनल एरिया पे। कहां तक पहुंच जाएगा? न्यूमोसाइट के पास। कहां पहुंच जाएगा ये? न्यूमोसाइट के पास। अब अगर न्यूमोसाइट के पास पहुंच गया ऑर्गेनिज्म तो यहां पर कौन है? मैं ये सब हटा रहा हूं, हम लोग अब दूसरे तरीके से बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजिकल बात करेंगे। ये तो फिजियोलॉजी थी जो हम लोग अब तक पढ़ रहे थे। अब ये है एल्वियोला, बिल्कुल क्लियर एल्वियोला, और ये है उसका स्ट्रक्चर। ये है बिल्कुल सही स्ट्रक्चर। मैं आपको दिखा रहा था कि आप ये ना सोचें कि एल्वियोलर कैपिलरी बस बाहर एक साइड होती है, पूरे में होती है। तो ये है ब्लैंक स्पॉट और यहाँ पर होता है अपना बिग ईटर। हु इज बिग ईटर? मैक्रोफेज। हियर इज योर बिग ईटर। Here is your big eater. बिग ईटर यहाँ होते हैं मैक्रोफेज। मैक्रो मतलब बड़ा और फेजिया मतलब ईटर। ये जैसे ही एंटीजन जो बैक्टीरिया है इसकी एंट्री यहाँ हो पाती है सब फेलियर की वजह से, इसकी एंट्री होती है तो ये इसको पता है कि अब मैं अच्छे पोजीशन पे जा रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ। और आप किसी भी काम में किसी भी रास्ते पर जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपको लगता है बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर उसमें बुराई हो अगर आप बुरे काम कर रहे हैं तो बैक्टीरिया यहाँ क्या करने आ रहा था? बुरा काम, किसी को हार्म करने जा रहा था। लेकिन इसको और ये आगे बढ़ता आ रहा है एक सिस्टम को फेल करके तो ये अपने आप को एटीट्यूड में रहने का टाइप का है। अब यहाँ आ गया, लेकिन इसको पता नहीं है कि बुरा काम करना कहीं ना कहीं आगे मैक्रोफेज जरूर सबके लिए बैठा है और मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर जाता है। तो ये सिस्टम होता है फिजियोलॉजिकल। लेकिन अगर मैक्रोफेज भी फेल हो जाए, अगर मैक्रोफेज भी फेल हो जाए तो मैक्रोफेज फेल होने से क्या होगा? ये वाला बैक्टीरिया यहाँ कॉलोनाइजेशन करेगा, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग करने लग जाएगा। कॉलोनी मतलब एक गांव, एक जत्था, एक ग्रुप। 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 20, 20 से 20,000 बैक्टीरिया हो जाएंगे और यहाँ इन्फेक्शन करेंगे। तो ये भी निमोनाइटिस हो गया। अगर इन्फेक्शन करेंगे तो सेल्फ बॉडी डिफेंस है, वो एक्शन करेगी इसके खिलाफ। होता क्या है कि जब ये बैक्टीरिया को देखता है और इनके दोनों में फाइट शुरू होती तो मैक्रोफेज को पता है कि अगर इससे नहीं जीतने लायक होता है, लगता है कि नहीं कुछ हो पाएगा, तो ये तुरंत जो मैक्रोफेज है ये इम्यून सिस्टम को मैसेज दे देता है। और मैसेंजर कौन होते हैं इम्यून सिस्टम के? इंटरल्यूकिन। और इम्यून सिस्टम को मैसेज देने पर सबसे पहला आने वाला इम्यून सिस्टम का सेल, सबसे खतरनाक सेल कौन सा है?
न्यूली अराइवल सेल्स कौन है? अब याद कुछ आ रहा है? न्यू से तो याद रखो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स इम्यून सिस्टम के डिफेंस में सबसे पहले आने वाला सेल न्यूट्रोफिल होता है, किलर सेल जिसको कहते हैं, जो सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो सबसे पहले आता है। न्यूली अराइवल सेल, न्यू से याद रखो कि न्यूली अराइवल सेल जो एक्यूट इन्फेक्शन में तुरंत आता है एक ही बुलावे पर, वो कौन है? न्यूट्रोफिल, और सबसे बड़ा फाइटर है न्यूट्रोफिल। तो जब इनसे और इनके बीच में इंटरेक्शंस होते हैं तो ये मैसेज देता है, जो मैक्रोफेज है ये मैसेज देता है इम्यून सिस्टम को। और इम्यून सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक ब्रांचेस। और न्यूट्रोफिल कहाँ होते हैं? वैसे तो ब्लड में होते हैं, लेकिन अगर ब्लड उससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ने लगे तो लिम्फ नोड में होते हैं। सब लिम्फ नोड में है तो लिम्फ नोड्स ब्रांच अलग है, यहाँ पर बहुत सारी न्यूट्रोफिल फील्ड है। अब जब मैसेज, जो मैक्रोफेज है ये मैसेज देता है इसको, इनको, इम्यून सिस्टम को। और मैसेंजर कौन है? इंटरल्यूकिन्स। ल्यूकिन मतलब सफेद, ल्यूकोरिया सुनते हो, सफेद पानी कहते हैं ल्यूकोरिया, वहाँ ल्यूको का मतलब है सफेद, और रिया का मतलब होता है सिक्रेशन, स्राव होना। तो ऐसे ही ल्यूको इंटरल्यूकिन हम लोग यहाँ कह रहे हैं। जो इंटर है, इंटर मतलब बीच का, और ल्यूकिन मतलब सफेद। तो सफेद सेल्स को, व्हाइट सेल्स को बुलाने वाले जो बीच वाले हैं उनको हम लोग कहते हैं इंटरल्यूकिन। ये मैसेंजर्स कौन है? इंटरल्यूकिन। मैक्रोफेज ने मैसेज किया है इम्यून सिस्टम को कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आइए आप सपोर्ट करिए। ये जो बैक्टीरिया आया है ये बहुत सारे लोगों को हरा कर मेरे तक पहुंचा है और ये वायरुलेंट है। तो इम्यून सिस्टम को मैसेज करते हैं इंटरल्यूकिन। और इंटरल्यूकिन कौन से? 1, इंटरल्यूकिन 1 और TNF, ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स होते हैं। इम्यून सिस्टम के सेल हैं ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स। ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर। अब ये जो रिस्पॉन्ड हो रहा है, ये इसने, जो मैक्रोफेज है इसने बाहर मैसेज कर दिया है, एल्वियोला से बाहर मैसेज कर दिया है। ये कौन सा मैसेज है? ये लोकल मैसेज है या सिस्टमिक मैसेज है? इसको आप क्या समझेंगे? ये घर की बात है या घर से बाहर चली गई है? अब बात ये घर से बाहर चली गई है बात, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक मैकेनिज्म। तो एक पोर्शन क्या है? ये सिस्टमिक रिस्पॉन्स कह सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? सिस्टमिक रिस्पॉन्स। ये कहाँ जाएगा? अब सिस्टमिक रिस्पॉन्स होगा, सिस्टमिक रिस्पॉन्स है। अब यहां से रिस्पॉन्स जो होगा वो सिस्टमिक रिस्पॉन्स होगा। और ये इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर का काम क्या होता है? ये इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर किस ग्रुप के मॉलिक्यूल है पता है? साइटोकाइन, याद है ना? ये साइटोकाइन ग्रुप के, ये कुछ नए नहीं है, ये सब साइटोकाइन है। साइटोकाइन काम तो पता होगा, साइटो मतलब सेल और काइन मतलब काइनेसिस मतलब मूवमेंट करना। किसका मूवमेंट? WBC का। WBC जो यहाँ सो रहे हैं, स्लीपी मोड पे हैं, जो यहाँ सब स्लीपी मोड पे हैं। जैसे पुलिस थाने में है तो पुलिस वहाँ आराम कर रही है,
लेकिन जब कोई काम पड़ेगा और जब मैसेज जाएगा, अगर कोई बताएगा तो ये लोग तुरंत बाहर आएंगे। ये क्या है? स्लीपी मोड पे है WBC। और इनको सिस्टमिक रिस्पॉन्स लेने के लिए जो यहाँ से साइटोकाइन गए हैं, इंटरल्यूकिन 1 और TNF, सिस्टमिक रिस्पॉन्स के लिए बाहर मैसेज कर दिया गया है। तो जब सिस्टमिक रिस्पॉन्स होता है तो साइटोकाइंस यहाँ WBC भेजते हैं। पहले ब्लड में आता है, जो प्लाज्मा से ब्लड में WBC आएगा और WBC ब्लड से इन्फेक्शन पॉइंट पे आएगा। कौन? न्यूट्रोफिल। तुरंत रिस्पॉन्ड में न्यूट्रोफिल, क्योंकि न्यूट्रोफिल आता है। इसके कुछ साइटोकाइन, जो ये साइटोकाइंस हैं जो यहाँ आए हैं, यही इंटरल्यूकिन 1 और TNF, ये इंटरल्यूकिन 1 और TNF जो सिस्टमिक रिस्पॉन्स लेने गए थे, इसके कुछ साइटोकाइन हाइपोथैलेमस में पहुंच जाते हैं। इसके जो साइटोकाइन कुछ है ये हाइपोथैलेमस में पहुंच जाते हैं। और हाइपोथैलेमस में ये क्या करते हैं? ये हाइपोथैलेमस जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी में। जैसे गैस सिलेंडर है और उसमें चूल्हा है, और चूल्हे में जो वॉल्यूम होता है इसको आप घुमाकर कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो हाइपोथैलेमस है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का। तो आज से अगर आप हाथ में पकड़ते हैं या देखते हैं तो उसको आप हाइपो